सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत आधुनिक काल के परिचय के विषय में पढ़ा था, जो कि काल 1900 से लेकर के अब तक चला। हमने उसके कालखंडों के विषय में चर्चा की थी और उस कालखंडों के अंतर्गत जो धाराएं प्रवाहित हुई थी, उन धाराओं के विषय में भी संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया था। आज हम आधुनिक काल के जो जन्म और उसके जो प्रादुर्भाव हुआ, उस प्रादुर्भाव के पीछे उस काल की ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसके परिणाम स्वरूप इस काल का जन्म हुआ। आज हम उन्हीं तात्कालिक परिस्थितियों के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि आधुनिक काल वह काल था जिस समय एक नया परिवर्तन हमारे सामने देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि इस काल के अंतर्गत देश काल की जो स्थितियां थी वह समय के अनुसार परिवर्तित होती गई और उस परिवर्तन के साथ साथ ही हमारे साहित्य के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार का बदलाव आया, जिसके परिणाम स्वरूप ही हमारे सामने आधुनिक काल की यही परिस्थितियां थी, जिनके परिणाम स्वरूप हमारे सामने एक आधुनिक कालीन साहित्य एक विस्तृत और व्यापक रूप से उभर करके सामने आया। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल की इन तात्कालिक परिस्थितियों के अंतर्गत कौन सी परिस्थितियां हैं। आधुनिक काल की तात्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सबसे पहली परिस्थिति आती है, वह है राजनीतिक परिस्थितियां। यदि हम बात करें तो राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत यदि हम समूचे आधुनिक काल पर दृष्टिपात करें कि उस समय की राजनीतिक स्थितियां क्या थी, तो हमारे सामने मोटे तौर पर यह देखने को मिलता है कि इस युग के साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की स्थापना पहले से हो चुकी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी, जो कि 1857 के अंतर्गत हुआ था। भारत में विक्टोरिया शासन की प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। बंग पार्लियामेंटो सुधार तथा द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, संसार का प्रथम महायुद्ध, जापान द्वारा रूस की पराजय, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी अनेकों खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, जिन्ना का कांग्रेस से पृथक होना, मुस्लिम लीग में सम्मिलित होना, कांग्रेस और सरकार के बीच अनेक परिषदों और कमीशनों और पैक्टों द्वारा की गई संधियां। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से हमारे इस काल के जन्म के अंतर्गत सहायक रही। यदि हम इसका एक विस्तार पूर्वक यदि हम अध्ययन करें तो हमारे सामने देखने को मिलता है कि 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया और 1857 में दिल्ली। इस बीच उनका राज्य क्रमशः भारत में फैलता गया। विचित्र प्रदेशों पर उन्होंने अपने ढंग की शासन व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था को लागू किया। राजकाज में सहयोग प्राप्ति के लिए भारत से सस्ते क्लर्कों की प्राप्ति के निमित्त उन्होंने स्कूल और कॉलेज भी खोले। छापे खाने खुले और रेल तार आदि का भी आविष्कार किया गया। यह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में किया गया। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति इस काल की प्रमुख घटना है। इस नीति के द्वारा कई देशी रियासतों सतारा, झांसी, नागपुर, जयपुर जो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। फलत छोटे छोटे रजवाड़ों के समाप्त हो जाने से रीतिकालीन श्रृंगार परक साहित्य का निर्माण भी प्राय बंद हो गया था। 1857 उसके बाद हम देखते हैं 1857 के अंतर्गत, तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध इस काल की एक अनन्य प्रमुख घटना थी। कंपनी की राज्य स्थापना के समय न जाने भारतीयों को क्या क्या अनुभव हुआ, पर अब उनके मन में यह बात स्पष्ट होती जा रही थी कि हमारे ही सिपाहियों और सेनाओं के बल पर ये लोग हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। नाना साहब और उनके मंत्री अजीमुल्ला ने भारत के अनेक राज्यों में स्वतंत्रता की विचारधारा प्रचारित की। अजीमुल्ला अंग्रेजी, फ्रेंच आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। लंदन से लौटते समय वह क्रीमिया में अंग्रेजों के रूसिया के साथ होते हुए युद्ध को भी देखा था।
अंग्रेजों को क्रीमिया से उलझा हुआ देखकर तथा कुछ अन्य कारणों से 9 मई 1857 को सारे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़क उठी। यही स्वतंत्रता की तरंग लगभग 1 साल तक चली। अंग्रेजी सेना के दमन और भारतीय राजा महाराजाओं के विश्वासघात से स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम असफल हुआ, जिसमें नाना साहब, बांदा का नवाब अहमद शाह, तात्या तोपे और झांसी की रानी आदि वीर काम आए। भारतेंदुकालीन साहित्य इस संबंध में बिल्कुल मौन है। यह एक बड़े आश्चर्य का विषय हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस काल के अंतर्गत जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो पूर्ण रूप से बदल चुकी थी और उन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भी इस काल के अंतर्गत हमें एक नई विचारधारा और नई प्रेरणा का स्रोत हमारे सामने उभर करके आया, क्योंकि उस समय विक्टोरिया का शासनकाल था और उस काल के अंतर्गत सांत्वनामयी घोषणाएं हुई, धर्म में हस्तक्षेप न करने की नीति आदि अनेक प्रकार की बातें हुई, परंतु ऐसा नहीं हो सका और अंग्रेजी शासन धीरे धीरे भारत की अनेक प्रकार की मान्यताओं पर और धर्म में विभिन्न प्रकार का हस्तक्षेप करने लगे। इसी कारण से हमारे सामने एक नई प्रतिध्वनि उभर करके आई, जिसमें यह कहा गया है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खवारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत के लोगों के अंतर्गत एक नई विचारधारा उभर करके आई। तो ये सभी जो परिस्थितियां थी राजनीतिक स्तर की, वही इस काल के जन्म के अंतर्गत सहायक रही। अब हम यदि अगली परिस्थिति के विषय में बात करें तो वह आती है सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियों के विषय के अंतर्गत यदि हम देखें तो हमारे सामने दिखाई पड़ता है कि उस काल के अंतर्गत जब भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी, तब से लेकर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र की स्थिति तो अत्यंत ही दयनीय व शोषण से युक्त थी। वहीं दूसरी ओर आंग्ल भारत संपर्क तथा ईसाई मत प्रचार की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार में भी एक नई चेतना आई। इन धार्मिक आंदोलनों और सामाजिक क्रांतियों के द्वारा बाल विवाह, मिथ्या रूढ़ियों, जाति भेद, धार्मिक मतभेद, समुद्र यात्रा निषेध, दहेज प्रथा, पूंजीवाद, जमींदारी प्रथा और अंधविश्वास का घोर विरोध किया गया। विधवा विवाह का समर्थन किया गया और अछूतो उद्धार पर बल दिया गया। शोषित एवं पीड़ित समाज तथा नारी के प्रति संवेदना प्रकट की गई। मानवतावाद तथा आध्यात्मिकता का प्रचार हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात सबको विकास के लिए समान अवसर की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए सामाजिक स्तर पर जो कमियां थी, उन कमियों को इसके माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत यदि हम देखें तो उस समय ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय, उनके द्वारा भी समाज में फैली हुई अनेक प्रकार की रूढ़ियों और कुरीतियों का पूर्ण रूप से विरोध किया गया। उसके पश्चात यदि हम देखें तो महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की गई और सामाजिक सुधार के लिए एवं भारतीय संस्कृति को जागृत करने के लिए एक नई दिशा और नई प्रेरणा प्रदान की गई। उसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईसाई धर्म और प्रचार की प्रतिक्रिया में आर्य समाज की भी स्थापना की। उनका व्यक्तित्व सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उतना क्रांतिकारी था जितना कि राजनीतिक क्षेत्र में तिलक का था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक स्तर पर भी अनेक प्रकार के बदलाव हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अगली परिस्थिति के अंतर्गत यदि हम बात करें तो वह आती है धार्मिक परिस्थितियां। धार्मिक परिस्थितियों के आधार पर यदि हम देखें तो इस काल में राजनीतिक आंदोलन को चारित्रिक दृढ़ता और अगाध विश्वास की भावना की प्राप्ति तात्कालिक धार्मिक आंदोलनों और सामाजिक क्रांति के द्वारा हुई। इन समस्त आंदोलनों का उद्देश्य समाज सुधार और भारतीय स्वाधीनता था। इन उक्त उद्देश्यों की पूर्ति प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से होती रही। इन आंदोलनों में प्रमुख हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, महाराष्ट्र समाज, थियोसोफी, सनातन धर्म, स्वामी राधा कृष्ण परमहंस, विवेकानंद और अरविंद के वेदांत दर्शन तथा गांधी का मानवतावाद। ये सभी चीज़ें जो थी वह एक धार्मिक विचारधारा को एक नई दिशा की ओर ले जाने का कार्य करने लगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत भी उस समय के जितने भी जो ये प्रमुख धार्मिक आंदोलन करता थे, जिसमें चाहे हम राजा राम मोहन राय को देखें, चाहे हम दयानंद सरस्वती को देखें, चाहे हम
अरविंद को देखें या राधा कृष्ण परमहंस को देखें या स्वामी विवेकानंद को देखें, इन सभी का धार्मिक क्षेत्र के प्रति एक नई दिशा और नई परिवर्तन की ओर ले जाने की प्रतिक्रिया रही, जिसके परिणाम स्वरूप ही इस काल का जन्म हुआ। अगली परिस्थिति की यदि हम बात करें तो वह आती है आर्थिक परिस्थितियां। आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सन 57 के पश्चात अंग्रेजों की शासन सत्ता भारत में अच्छी प्रकार जम गई थी, यानी 1857 के पश्चात अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण रूप से आधिपत्य हो चुका था, जिसके फलस्वरूप मध्यकालीन सामंती व्यवस्था और संस्कृति का लोप होने लगा। उस समय सामंती युग का अंत और आधुनिक युग का आरंभ इतिहास की आवश्यकता थी। यदि अंग्रेजों का आगमन न भी हुआ होता तो भी यह आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति हमारे देश में अवश्य होती। कुछ विद्वानों का मानना है कि विदेशियों के आगमन से इस क्रांति में विलंब ही हुआ। हमारे देश में व्यवसाय और उद्योग धंधे काफ़ी फैले हुए थे, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें नष्ट करके हमारी सामाजिक और आर्थिक उन्नति में महान व्याघात उत्पन्न कर दिया था। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। इसकी पूर्ति के लिए एक और तो उन्होंने देशी उद्योग धंधे स्थापित किए, रेल, तार, डाक आदि की व्यवस्था उन्होंने अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता की सुविधा की दृष्टि से की। शिक्षा का प्रचार भी कदाचित विशाल साम्राज्य के चलाने के लिए सस्ते क्लर्कों के उत्पादन से के निर्मित था। उनकी स्वार्थ सिद्धि का यह चक्र उलटकर उनका ही मर्मछेदी बना। महंगाई, अकाल, टैक्स और दरिद्रता आदि की समस्याएं आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न देने में सहायक रही, जिसकी प्रतिध्वनि हमें इस काल के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि उस काल के अंतर्गत कृषकों पर अनेक प्रकार के लगान या मालगुजारी आदि के द्वारा अत्याचार किए जाते थे। जमींदारों के द्वारा भी उनका शोषण किया जाता था। उसके साथ साथ हम देखें तो प्रथम महायुद्ध के पश्चात कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के द्वारा अंग्रेजों की औद्योगिक नीति तथा आर्थिक शोषण का भी पूर्ण रूप से विरोध किया। तो इस प्रकार से हमारे सामने एक आर्थिक परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां थी जो कि इस काल के जन्म के अंतर्गत सहायक रही। अगली परिस्थिति की बात करें तो वह आती हैं साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधुनिक काल का साहित्य विषय और शैली दोनों ही क्षेत्रों में अपने पूर्ववर्ती साहित्य से बिल्कुल भी अलग था। इस भिन्नता का मूल कारण उस काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक चेतना प्रमुख रही। वहाँ इस दिशा में बाह्य संपर्क तथा विविध साहित्य के प्रभावों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रीतिकाल का अधिकतर साहित्य राजमहलों में पल रहा था, जो कि अब सहर्ष झोपड़ियों में आकर जनता के सुख दुख की बात कहने लगा। रीतिकालीन साहित्य नारी के कुंज कटाक्ष के सीमित कटघरे में बंद था, जबकि आधुनिक साहित्य एक विशिष्ट उदारता, व्यापकता और विविधता के फलस्वरूप मुखर करके सामने आया। उसने विशाल जनसमूह को खुली आंखों से देखा। संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि रीतिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां थी वह इंद्रियता और रसिकता एवं श्रृंगारिकता तक ही सीमित थी और उनका उद्देश्य केवल और केवल साहित्य में अलंकरण के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करना ही उनका उद्देश्य था। लेकिन आधुनिक काल का जो साहित्य था वह पूर्ण रूप से साहित्य की दृष्टिकोण से एक नए बदलाव के रूप में उभर करके आया, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस समय जो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो साहित्यिक दृष्टिकोण है वह विभिन्न प्रकार की पुरानी परंपराओं को छोड़ करके एक नई विचारधारा से ओतप्रोत होकर के हमारे सामने उभर करके आया, जिसके अंतर्गत चाहे हम देशभक्ति की भावना को लें या फिर हम देखें कि उसके अंतर्गत जो अलंकार हैं, छंद हैं, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार का परिवर्तन हुआ। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उस समय भाषा के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार का परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि साहित्यिक परिस्थितियां भी आधुनिक काल के जन्म में सहायक रही हैं। अगली और अंतिम परिस्थितियों की बात करें तो वह आती है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो उस समय का जो साहित्य है वह हमारे सामने एक संस्कृति के अंतर्गत भी नया बदलाव दिखाई पड़ता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति की सूक्ष्म बातों से के पश्चात अंग्रेजी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारत के धर्म, संस्कृति, अर्थनीति और सभ्यता को एक प्रबल आघात पहुंचा।
यह आघात मुसलमानों के राज्य स्थापना के आघात से बिल्कुल अलग था। उस समय संतों व भक्तों के द्वारा परिवर्तित भक्ति आंदोलन एकमात्र व्यक्ति को प्राण देने वाला था, परंतु इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में भावात्मक विहलता, समासंवेद, खेदात्मकता, स्वर व ईश्वर शरणागति काम कर रही थी। हालांकि इसमें समास्वर की प्रधानता थी और क्रांति की भावना की कमी थी, अतः पद्यात्मक भक्ति साहित्य उद्भूत हुआ। निस्संदेह मुस्लिम शासन में हिंदू धर्म व संस्कृति आहत हुई, किंतु ब्रिटिश राज्य की स्थापना से समूची हिंदू जनता या हिंदू जीवन की जो संस्कृति है वह चरमरा गई। एक और अंग्रेजी शासन के निर्मम आर्थिक शोषण से जन सामान्य को निपट गरीब बना दिया, तो वहीं दूसरी ओर मिशनरी पादरियों के ईसाई धर्म के निष्ठुर आक्रामक प्रचार से हिंदू धर्म, संस्कृति, रहन सहन व रीति नीति आदि बुरी तरह से प्रभावित हुई। सदियों से गुलामी का जीवन व्यतीत करने वाले हिंदू समाज में अनेक अवांछनीय बुराइयां, आत्महीनता की भावना, परास्त मानसिक अंधविश्वास, निरर्थक रूढ़ियां, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव एवं पौराणिक धर्म की असंख्य पोथी मान्यताएं घर कर चुकी थी। ईसाई मिशनरियों ने उक्त बुराइयों का भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने स्वकल्पित तर्कों से हिंदू धर्म को अर्थहीन एवं पौराणिक परंपराओं के आधार पर खिल्ली उड़ाने का काम किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक परिस्थितियां थी जिसके कारण से हिंदू धर्म पूर्ण रूप से आहत हो रहा था, और उसी आहत होने के कारण से ही हमारे सामने एक नई चेतना और नई उद्भावना व्यक्त हुई, वह आधुनिक काल के रूप में उभर करके सामने आई। तो विद्यार्थियों, आज हमने आधुनिक काल की तात्कालिक परिस्थितियों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। धन्यवाद विद्यार्थियों।